डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे अपन जेट के जो पुराने ईयर की क्वेश्चंस है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन 2013 का पेपर जो जेट में लगा था, वहां की बायोलॉजी लेंगे अपन। सबसे पहला क्वेश्चन, यीस्ट में विभाजन होता है, असूत्री विभाजन। एक क्वेश्चन तो यह आएगा। इसके अलावा इसमें से क्या पढ़ता है, एक कोशिकीय कवक जो यीस्ट होती है वो एक कोशिकीय कवक। यीस्ट को अपन एक कोशिकीय कवक भी बोल सकते हैं। इसमें से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री, इसे संबंधित है। पादपों में या कायिक कोशिका में कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री। मानव में कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री क्यों होगा, क्योंकि उसमें युग्मक बनते हैं। अब पढ़ेंगे अपन दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। कोशिकांग जिसमें पाचक एंजाइम या उत्प्रेरक उपस्थित। चार इसके आंसर पढ़ेंगे अपन। लाइसोसोम सबसे पहला, दूसरा गोल्जी काय, तीसरा अपन पढ़ेंगे पैरोक्सिसोम। ठीक है, इसका आंसर होगा, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें पाचक एंजाइम या एंजाइम नहीं बोलकर वो उत्प्रेरक बोल दे, तो कौन सा होगा, लाइसोसोम। एक चीज, लाइसोसोम में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, कोशिका की आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे बोलते हैं, लाइसोसोम को। या इसका एक नाम और बोल सकते हैं अपन, स्वसलियन का कार्य करता है। स्वसलियन कौन करता है, लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम से कितने क्वेश्चन बने, 3 क्वेश्चन बन गए। पाचक एंजाइम होते हैं लाइसोसोम में। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। स्वसलियन का काम कौन करता है, लाइसोसोम। ठीक है, अब आता है गोल्जी काय। गोल्जी काय से क्या क्वेश्चन बन सकता है, गोल्जी काय से क्वेश्चन बन सकता है, शुक्राणुओं के एक्रोसोम या अगर पिंडक का निर्माण करता है। गोल्जी काय शुक्राणु के शुक्राणुओं के एक्रोसोम, शुक्राणुओं के एक्रोसोम या अगर पिंडक का निर्माण करते हैं, गोल्जी काय। एक काम अपन इसमें से पढ़ते हैं, परोक्सिसोम में से, कि परोक्सिसोम में क्या होता है, H2 और O2 का अपघटन। H2 व O2 का अपघटन कौन करता है, परोक्सिसोम। परोक्सिसोम पादपों में पाई जाती है। अब पढ़ेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, गुणसूत्रीय या गुणसूत्र शब्द किसने दिया। गुणसूत्र की खोज W वाल्डेयर, मॉर्गन, तीसरा वैज्ञानिक सटन बावेरी।
सटन व बावेरी। गुणसूत्रों की खोज तो की थी डब्ल्यू वाल्डेयर नाम के वैज्ञानिक ने गुणसूत्रों की खोज की थी। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ ले कि प्रायोगिक प्रमाण किसने दिया था। ड्रोसोफिला पर प्रयोग किया मॉर्गन ने। ड्रोसोफिला पर प्रयोग, ड्रोसोफिला या फलमक्खी पर प्रयोग किया था मॉर्गन नाम के वैज्ञानिक ने। और सटन और बावेरी ने क्या किया, गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। गुणसूत्रीय सिद्धांत, गुणसूत्रीय सिद्धांत सटन और बावेरी ने दिया। सबसे पहला गुणसूत्रों की खोज की डब्ल्यू वाल्डेयर ने और ड्रोसोफिला या फलमक्खी पर प्रयोग किए टीएच मॉर्गन ने। और यह क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया सटन और बावेरी। अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन C4 पादप। C4 पादप है, वही चार उदाहरण। मक्का, गन्ना या चना। इसमें से C4 पादप कौन सा है, मक्का। ये क्या है, C4 पादप है। गन्ना और चना ये दोनों ठंडे प्रदेशों में होते हैं, इसीलिए ये C3 पादप होते हैं। यदि आपको C3 पादप पूछ लेते हैं तो आपको यही बताना पड़ेगा। इसके अलावा सोरगम, वलगेर, मक्का ये जितने भी है ये C4 पादप होते हैं। और गन्ना और चना C3 पादप होते हैं क्योंकि ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। उत्तर की बात करेंगे, वही उसके चार ऑप्शन होंगे। अर्धसूत्री की प्रोफेज, दूसरा समसूत्री की प्रोफेज, तीसरा ऑप्शन होगा समसूत्री की एनाफेज। समसूत्री की एनाफेज। बच्चों तीन ऑप्शन आएंगे कि सेंट्रोमियर का विभाजन होता है अर्धसूत्री की प्रोफेज में, समसूत्री की प्रोफेज में या फिर समसूत्री की एनाफेज में। आपको आंसर करना है समसूत्री विभाजन की एनाफेज अवस्था में क्या होगा, सेंट्रोमियर का विभाजन होगा। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है इसमें से कि विपरीत ध्रुव की ओर तंतु होते हैं, वो विपरीत ध्रुव की ओर जाते हैं। तंतु विपरीत ध्रुवों की तरफ। दो क्वेश्चन बन गए, सेंट्रोमियर का विभाजन और तंतु जो विपरीत ध्रुवों की ओर जाएंगे समसूत्री की एनाफेज में। अब बात करते हैं समसूत्री की प्रोफेज में से क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि समसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था या सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है, प्रोफेज अवस्था।
समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था प्रोफेज होती है। अब पढ़ते हैं अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज होती है उसमें 5 अवस्थाएं होती है। अवस्थाएं कितनी होती है इसमें? 5 अवस्थाएं होती है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। छठवां क्वेश्चन क्या है? पौधों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली खनिज। पादपों में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित खनिज। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, 3 ऑप्शन है। आपको यहां पर करना है कार्बन। सबसे ज्यादा मात्रा में पादपों में कार्बन पाई जाती है। इसके अलावा यदि आपको क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि वातावरण में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। कितनी परसेंटेज होती है? 78% होती है। पादपों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है कार्बन, और सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन पाई जाती है? नाइट्रोजन। यह आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन बहुत बार आता है। अब बात करेंगे अपन अगला क्वेश्चन। जीवित कोशिका में पाए जाने वाली संरचना। जीवित कोशिका में उपस्थित संरचना। हरित लवक, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाती है, जबकि कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है। तो आपको यह बताना है जीवित कोशिका में उपस्थित संरचना। कोशिका झिल्ली यह जीवित कोशिकांग होता है। इसके अलावा इससे और क्या क्वेश्चन बनता है? कोशिका भित्ति से अपन क्या क्वेश्चन बना सकते हैं? कोशिका भित्ति कैसी होती है? मर्त होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि कोशिका भित्ति होती है वो किसके कारण कठोर होती है? लिग्निन के कारण। कोशिका भित्ति किनमें पाई जाती है? पादपों में। ये 3 क्वेश्चन अपन इससे बना सकते हैं। हरित लवक के बारे में बात करें, प्रकाश संश्लेषण होता है हरित लवक में, पहला क्वेश्चन। और इससे क्या बन सकता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लवक को रसोई घर। यह कहां पाया जाता है? पत्तियों में। मुख्यतः यह पत्तियों में पाया जाता है। हरित लवक के बारे में आगे 3 क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण करता है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लवक को। इसके अलावा यह पत्तियों में पाया जाता है। दूसरा बात, कोशिका भित्ति मर्त होती है, लिग्निन पाई जाती है और पादपों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जीवित कोशिका है। अब पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वह है विलयन, जिसमें कोशिका को रखने पर आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाता है। वही एग्जाम्पल आएंगे, इसके 4 एग्जाम्पल आएंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल आएगा
हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। दूसरा हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। और तीसरा आएगा आइसोटोनिक, आइसोटोनिक। आपको इसमें क्या करना है, एक ऐसा विलयन जिसमें कोशिका को रखने पर उसका आयतन बढ़ जाता है उसे बोलते हैं अपन हाइपोटोनिक। यदि इसके अलावा आयतन कम हो जाए, ऐसा विलयन जिसमें कोशिका को रखने पर आयतन कम हो जाए तो वह विलयन कौन सा होगा, हाइपरटोनिक। और यदि आयतन कोशिका के समान होगा, समान होगा तो उसे बोलेंगे अपन आइसोटोनिक। आयतन बढ़ा तो हाइपोटोनिक, घटा तो क्या हुआ, हाइपरटोनिक, और बराबर हुआ तो क्या हुआ, आइसोटोनिक। जड़ों द्वारा सर्वाधिक जल अवशोषण, जड़ों द्वारा सर्वाधिक जल अवशोषण, 3 एग्जाम्पल आएंगे। सबसे पहला जड़ों द्वारा जल अवशोषण, सबसे पहला कोशिका विभाजन क्षेत्र, दूसरा होगा परिपक्वन, तीसरा होगा मूलरोम, मूल रोम। तो जड़ें सबसे ज्यादा जल का अवशोषण किनके द्वारा करेगी, मूल रोम के द्वारा। यह तो हो गया इसका आंसर। अब बात करेंगे अपन कि जड़ों में विभाजन कौन सी अवस्था में होगा, नाम से पता चल रहा है इस अवस्था में। और कोशिकाओं का विभाजन कहाँ रुकेगा, परिपक्वन क्षेत्र में। एक क्षेत्र और आता है इसमें, दीर्घीकरण, दीर्घीकरण। इसमें क्या होता है कि जड़ की लंबाई बढ़ेगी, जड़ की लंबाई, जड़ की लंबाई में वृद्धि होगी दीर्घीकरण क्षेत्र में। मूलरोम क्षेत्र में जड़ें जल का अवशोषण करेगी, यहाँ विभाजन होगा, यहाँ परिपक्वन होगा। एक बात याद रखिए, जड़ का शीर्ष, जड़ का शीर्ष क्या होता है, मूलगोप। और मूलगोप में किसका निर्माण होता है, कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा का निर्माण मूलगोप में होता है जो जड़ों के शीर्ष में होता है। अब पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अब अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। एटीपी से ऊर्जा प्राप्त, एटीपी से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, 12,000 कैलोरी ऊर्जा। ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें से यह बनता है, एटीपी का पूरा नाम, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यह एटीपी का पूरा नाम होता है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कब होगा, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होगा, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन दिन में होगा। ऐसे पौधों का नाम बताइए
जिनमें वाष्पोत्सर्जन रात में होता है। यह भी आ सकता है क्वेश्चन, रात में सीएम पादपों में रात के समय प्रकाश संश्लेषण होता है। वैसे देखा जाए तो अधिकतर पादपों में सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है वो रंध्रों के द्वारा होता है। कितना परसेंटेज होता है सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन? सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के द्वारा होता है। कब होता है? दिन में। और सीएम पादपों में रात के समय वाष्पोत्सर्जन देखा जाता है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन, समुद्र के किनारे समुद्र के किनारों पर उगने वाला पौधों का वर्ग सबसे पहला लवणोद्भिद, जलोद्भिद, समोद्भिद और मरुद्भिद। चार प्रकार के हैं। आपको यहां पर करना है लवणोद्भिद, समुद्र के किनारों पर उगने वाले पौधों का वर्ग होता है लवणोद्भिद। जो जल में उगते हैं वो होते हैं जलोद्भिद, और जो जलीय और मरुस्थलीय दोनों के बीच का होता है जल व मरुस्थल, दोनों में उगने वाले पौधे समोद्भिद और मरुस्थल वाले मरुद्भिद। मरुद्भिद के और उदाहरण बताता हूं मैं। यह मरुस्थल में पाए जाते हैं। इसकी विशेषता बताऊंगा मैं, नाम से पता चल जाएगा इतना तो आपको कि मरुद्भिद मरुस्थल में पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन कम, वाष्पोत्सर्जन कम होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन कम होता है। इनके जो तने होते हैं वो चपटे होते हैं। अब पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, टेस्ट क्रॉस में होता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि F1 PD का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं। F1 PD का क्रॉस अप्रभावी जनक से करवाते हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि टेस्ट क्रॉस का अनुपात होता है 1:1। दो बात याद रखना, टेस्ट क्रॉस में F1 PD का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं और इसका अनुपात होता है 1:1। 16वां क्वेश्चन, O2 की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल का विघटन क्या कहलाता है? क्रेब्स।
क्रेब्स बोलते हैं उसे, या क्रेब्स चक्कर। O2 की उपस्थिति में पायरुवेट का अपघटन कहलाता है। क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं, या क्रेब्स, जिसे कहा देखा गया, कबूतर की मांसपेशियों में। कबूतर की मांसपेशियों में। एक बात और आती है जो अपन आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में, क्रेब्स चक्कर के बारे में मैं विस्तार से आपको पढ़ा भी चुका हूं पहले। अपन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ऐसा पौधा जो जलोद्भिद भी होता है और मरुद्भिद भी होता है। ऐसा पौधा जो जलोद्भिद व मरुद्भिद दोनों लक्षण दर्शाता है। दोनों लक्षण दर्शाता है। वही चार आएंगे। टाइफा, वेलिसनेरिया, हाइड्रोफिला, हाइड्रोफिला। एक चौथा आएगा अपना यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया, इसका आंसर होगा टाइफा। टाइफा जलोद्भिद और मरुद्भिद दोनों के समान लक्षण दर्शाएगी। वेलिसिनेरिया की बात करें और हाइड्रोफिला की बात करें, ये दोनों कौन से लक्षण दर्शाती है? जलीय। जबकि जो यूट्रिकुलेरिया होती है ना, वो क्या होता है? कीट बक्सी। यूट्रिकुलेरिया कीट बक्सी होती है, हाइड्रोफिला और वेलिसिनेरिया जलीय होती है, जबकि जो टाइफा होती है उसमें जलोद्भिद और मरुद्भिद दोनों लक्षण पाए जाएंगे। अब एक बात जो क्वेश्चन आ रखा है कि जो खाद्य श्रृंखला होती है ना, उसमें कौन सा भाग होता है या कौन सी कड़ी होती है जो भोजन बनाती है? हरे पौधे। ये याद रखना पड़ेगा आपको कि खाद्य श्रृंखला का कौन सी कड़ी है जो भोजन बनाती है? हरे पौधे। जल निम्नगामी पौधों में जल अवशोषण, जल अवशोषण होगा। किसके द्वारा होगा? पहला जड़ों द्वारा, दूसरा मूलरोम द्वारा, तीसरा सतह द्वारा। पौधों की सतह द्वारा। तो आपको आंसर करना है पौधों की सतह के द्वारा जल अवशोषण होगा। जबकि जो सामान्य पौधे होते हैं ना, उनमें जल अवशोषण मूलरोम के द्वारा। सामान्यतः पौधों में या कहाँ पाए जाते हैं? स्थलीय। जो स्थल में पौधे पाए जाते हैं उनमें जल अवशोषण होगा मूलरोम या जड़ के द्वारा, मुख्यतः मूलरोम के द्वारा होता है। जबकि पौधों की सतह के द्वारा कौन जल अवशोषण करता है? जल निम्नगामी पौधे। अगला क्वेश्चन,
मक्के का उद्भव, मक्के का उद्भव टीओसिंटी, टीओसिंटी से मक्के का उद्भव हुआ। देखिए मक्का, गेहूं, चावल ये सभी धान में आते हैं। मक्के का साइंटिफिक नाम क्या होता है? मेज, जिया मेज, सॉरी जिया मेज। मक्के का बोटनिकल नाम होता है जिया मेज या जियोमेज, कुछ भी बोल दीजिए। इसका उद्भव हुआ टीओसिंटी से, बोटनिकल नाम है इसका जिया मेज। क्वेश्चन नंबर 20, जो गेहूं की नई जाति है, देखिए गेहूं की दो जाति आई थी पहले उद्गल काल में, लेकिन क्या है कि एनसीईआरटी में अपने को एक ही चीज दे रखी है कि गेहूं की नवीन जाति होती है, गेहूं की नवीन जाति, गेहूं की नवीन जाति अर्धबोनी, अर्धबोनी गेहूं की नई जाति होती है, वो होती है अर्धबोनी। अब पढ़ेंगे अपन अगला क्वेश्चन। ऐसा कौन सा निमेटोड है जिसे सिस्ट निमोटेड बोलते हैं? हेटेरोडेरा, हेटेरोडेरा को अपन सिस्ट निमोटेड बोलते हैं। केचुए का ऐसा कौन सा खंड है जिसमें क्लाइटेम पाया जाता है? 14वां और 16वें खंड में। कॉकरोच में उत्सर्जन होगा, मेलपीगी नलिका के द्वारा उत्सर्जन होगा कॉकरोच में। टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति होती है अंतराली कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है वृषण में। कहाँ होता है? वृषण में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन होता है वो नर हार्मोन होता है, नर हार्मोन। ठीक है, दो बातें अपने को याद रखनी है। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन होती है, टेस्टोस्टेरोन वृषण में पाई जाती है और अंतराली कोशिका से इसकी उत्पत्ति होती है। निषेचन में प्रयुक्त एंजाइम हाल्यूरोनिडेज, यह एक ऐसी एंजाइम है जो निषेचन के दौरान इसका उपयोग होता है। स्तनियों में शुक्र जनन नियंत्रित करती है एफएसएच। एफएसएच का एक नाम और आता है, इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? एफएसएच का पूरा नाम, इसका पूरा नाम पूछ सकते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका पूरा नाम होता है। दूसरी बात, यह कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के द्वारा एफएसएच स्रावित होता है। और पीयूष ग्रंथि कहां से आती है? हाइपोथैलेमस से। रक्त स्कंदन हेतु एक प्रोथ्रोम्बिन बनता है, वो प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है? लीवर में बनता है, जिससे रक्त का थक्का बनेगा। सिर्फ नर में उपस्थित सहायक जनन ग्रंथियां, ऐसी कौन सी जनन ग्रंथियां होती है जो केवल नर में होगी, मादा में नहीं होगी? प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि केवल नर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, वह गण जिसमें सबसे ज्यादा कीट होते हैं जो जैव नियंत्रण करते
है। कौन सा है? हाइमेनोप्टेरा। इस गण में ऐसे कीट पाए जाते हैं जो जैव नियंत्रण करते हैं। ट्राइकोनिम्फा एक सहजीवी प्रोटोजोआ होता है। यह किसकी आंत में पाया जाता है? यह दीमक की आंत में पाया जाता है। जो मानव की श्वसन क्रिया होती है उसका नियंत्रण कौन करता है? CNS। CNS का पूरा नाम होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये क्या करता है? अपनी श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। श्वसन की दर कब तीव्रता बढ़ेगी? जब CO2 की सांद्रता ज्यादा होगी तो श्वसन की दर और तीव्रता बढ़ेगी। स्तनधारियों के हृदय में पेसमेकर होता है। उस पेसमेकर का काम कहाँ पर होता है? वो होता है शिरा नाल आलिंद पर्व में। ठीक है। वेगस तंत्रिका तंत्र किसका स्त्रावण होने से हृदय की दर को धीमा कर देगा? एसिटिल कोलिन। इसके स्त्रावण से ये हृदय की दर को धीमा कर देगा। वह अवस्था जिसमें टिड्डी फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, दलवासी इस अवस्था में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है।